नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? और खबर आई है, आप लोगों के पास आ भी गई होगी और आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात ये करते हैं कि वो खबर है क्या। खबर ये है कि इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। अब इसी के ऊपर बात करते हैं और आज हम करेंगे मेनली दो चीज़ों के ऊपर बात, क्योंकि आपने ये तो बहुत सुन लिया होगा कि कौन सी ऐप बैन हुई है, क्यों बैन हुई है, कौन सी ऐप क्या करती थी, जिसमें टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है और क्लीन अप है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, मैं उनकी लिस्ट यहाँ लगाऊंगा अभी, आप उसमें देखना। तो ऐसी जो ऐप्स हैं, आखिर उन्हें जो बंद किया गया है उसमें ऐसा क्या कारण है कि भाई ऐप्स को बंद किया गया है और उस बंद होने से मतलब चाइना को क्या नुकसान होगा, या किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को आखिर नुकसान क्या होता है उसकी ऐप्स बंद होने पे। तो आज इन्हीं दो बातों पे हम बात करेंगे कि वाकई में क्यों हम इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। और 59 ऐप्स जो कि लग 59 रही हैं, पर इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण शर्मा और मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में, और इस लाइन को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पैसा आता है, किस तरीके से यहाँ पैसा जाता है, मतलब किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे कमाया जाता है। तो चलिए इन्हीं के ऊपर भी बात करते हैं। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, सर की तरफ ज़्यादा मत देखना। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने बाल कटवा लिए हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे कि आखिर जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे कमाई कैसे होती है और इन पे सबसे पहले कमाई से पहले इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक ऐप को लेते हैं, अगर हम लेते हैं टिकटॉक को, तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल यानी कोई भी चीज़ बन जाने के बाद या जब वो बन रही है तो उसको लगातार टेस्ट करते रहना, उसको ये देखते रहना कि वो सही बन रही है नहीं, क्या कमी है, क्या और चीज़ें होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो पूरी एक साइकिल होती है, मतलब कि क्या हमें बनाना है, क्या उसमें कौन बंदा क्या काम करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो ये सारा का सारा डिस्कशन होता है और उस पर काम होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लेते हैं टिकटॉक जैसी ऐप, तो उसमें पहले एक डिस्कशन होता है कि किसी का ये आइडिया होगा कि भाई एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि पैसे जाते कहाँ हैं। आइडिया में तो कोई पैसे जाते नहीं है। किसका आइडिया है, किसी का भी हो सकता है। क्या आइडिया है, कुछ भी आइडिया हो सकता है। उस आइडिया के आने के बाद वो बंदा जब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है तो वहाँ से बनती है एक सॉफ्टवेयर टीम। तो उस सॉफ्टवेयर टीम में मान लीजिए जैसे टिकटॉक है, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो उन लोगों ने यूज़ किया वो तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो तो जो हार्ड कोर टेक्नोलॉजी है वो तो वही जाने, पर जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है उसे हम बांटते हैं तीन भागों में। पहला भाग है कि भाई उसका फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसे जावा, कोर जावा जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो प्रोग्रामिंग्स यूज़ करते हैं, या उसका एक दूसरा भाग है कैटलॉन स्टूडियो को यूज़ करते हैं। पर कहने का मतलब यही है कि जो उनका बेसिक आर्किटेक्चर और एक फ्रेमवर्क जो बनता है, फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर जो बनता है वो उन लोगों ने मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो या इसी किसी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसे बनाया होगा। तो पहला तो ये इंटरफेस वाला भाग है भाई, उन लोगों ने बना लिया। दूसरा भाग जो इनका आता है वो आता है उसके अंदर डाटा डालना। अब यहाँ जो डाटा है, स्टार्टिंग में डाटा इन लोगों ने अपना डाला होगा, उसकी मार्केटिंग की होगी, बंदों को ढूंढा होगा, जैसे बहुत से स्टार, सुपरस्टार, रेसलर वेसलर फलाना डमका, उनको इन लोगों ने यूज़ किया है और फिर उनकी हेल्प लेके उसमें कंटेंट को डलवाया। बाद में लोगों ने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया इसमें, तो वहां से भी इनका शॉर्टेज हो गया, मतलब मनी का फ्लो इन्हें कम करना पड़ा। इन्हें ये ध्यान देना पड़ा कि भाई फलाना फिल्टर देना है, ये फिल्टर देना है, तो वो हमारा प्रोग्रामिंग का ही पार्ट आ जाता है जो हमारा फर्स्ट फ्रेमवर्क है। तीसरा पार्ट आता है हमारा डाटाबेस।
डाटाबेस ऐसी चीज होती है जो कि हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक की जगह 2 वीडियो, 2 की जगह 3 वीडियो, जैसे यूट्यूब पे भी है। तो इनके सर्वर्स और इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और इनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देने पड़ते हैं ताकि डाटा सिक्योर रहे और मतलब कंटिन्यूटी चलती रहे डाटा की। तो ये हमारी बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक है या यूसी ब्राउज़र है, तो उसको पहले उन लोगों ने बना लिया। बनाने के बाद फिर तो कोई ऐसे अहम चेंजेस होते नहीं हैं। एक बार डेवलपमेंट टीम ने उसे मेन बना लिया, बनाने के बाद उसमें छोटे मोटे चेंज होते हैं, जैसे कोई आइकन बदल गया, कोई नया फीचर आ गया। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई नई बिल्ड आ गई, इसे सॉफ्टवेयर की लाइन में नई बिल्ड आ गई। तो दूसरा काम है डाटा का। डाटा आता है कंटिन्यूस, अपने आप आता है, जैसे यूज टिकटॉक में अपने आप आता है, लोगों के द्वारा कंटेंट बनाया जाता है। और तीसरी और अहम चीज होती है जो कि डाटाबेस और मेंटेनेंस हम साथ के साथ कहते हैं, वो चीजें साथ के साथ चलती हैं, फिर उसमें लगता है पैसा। और एक जो सबसे बड़ी बात और है मार्केटिंग, और लगता है मार्केटिंग में पैसा, धुआंधार पैसा लगता है मार्केटिंग में। पर अगर ये कुल चीजें मिला भी दी जाए ना, तो एक छोटी मोटी कंपनी के लिए तो ये मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, इसमें एक चौथी चीज और आती है। अगर वो एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई ऐप है तो उसमें प्ले स्टोर भी आता है, इसमें प्ले स्टोर का भी सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो ऐप्स हैं, ऐप्स को बनाने में इंजीनियर को जो आप सैलरी देते हैं, उनकी जो टीम इकट्ठी करते हैं, उसका पैसा, ठीक है, 1 साल 1.5 साल जितने भी बनता है। फिर बाद में उसकी मेंटेनेंस और सर्वर मेंटेनेंस का पैसा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता रहता है, पर वो इतना नहीं होता। वो बड़े से बड़ा कोई भी हो यार, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, 60 से 70 लाख। मैंने ऐसी ऐसी कंपनियों में भी जॉब किया जहाँ 60 से 70 लाख में करोड़ों करोड़ों डाटा वहाँ पे रखा जाता था। तो इनमें आप ये मान लीजिए 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, 3 करोड़ का होगा। इससे ज़्यादा कोई डाटा मतलब कोई अहम बात नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के सर्वर बैंक्स खरीद लेते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि उनमें कंटिन्यूस जो एनहेंसमेंट होते हैं, नए फिल्टर्स और जो चीज़ें आती हैं। तो कुल मिला के भी अगर इन तरीके की एप्स और मार्केटिंग और हर चीज़ को, प्ले स्टोर है जैसे 10 से 12 लाख में प्ले स्टोर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो जानते हैं लोग जो खुद इस लाइन से हैं। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के सारा काम भी कर लिया जाए तो सारा का सारा जो खर्चा आता है वो 15-20 करोड़ या 30 करोड़ आता है, जो कि इन जैसी कंपनियों में कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं, जैसे जो चाइना की जो बेसिकली जो कंपनियां हैं, वो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ही चलाती है और उन्हीं का कब्जा रहता है। तो वहाँ पे जो फंडिंग और सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है, और गवर्नमेंट के लिए इतने पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और जबकि तब है जब पैसे वापस भी आ रहे हों। क्योंकि अब बात करते हैं जो मतलब इसके बाद की, ये तो हो गई हमारी भाई खर्चे वाली बात कि आखिर पैसा लगता कहाँ है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो इनका खर्चा निकलता कैसे है। तो खर्चा निकलता ऐसे है, अब जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, यही सबसे ज़्यादा चल रहा था, वैसे तो और भी चल रहे थे यूसी ब्राउज़र बाकी सब। इसके 25 करोड़, 20 से 25 करोड़ के बीच में फॉलोवर्स थे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके 25 करोड़ फॉलोवर्स थे। तो जो 25 करोड़ फॉलोवर्स थे वो उसमें ऐड भी देख रहे हैं, कंटेंट खुद डाल रहे हैं मुजरे कर करके, वहाँ पे कंटेंट खुद डाल रहे हैं वहाँ पे, और उस कंटेंट को वो केवल मेंटेन कर रही है कंपनी, और उस कंटेंट को वो आगे बस यूजर्स को अपने को भेज रही है। लोग खुद ही देख रहे हैं, खुद ही उसमें जा रहे हैं, वहाँ पे एड्स भी आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, उनसे उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कंपनी को। और एक आदमी से भी अगर हम मिनिमम 10 रुपये भी अगर लगाते हैं ना, ये मैं दिन की बात कर रहा हूँ, आप 1 रुपये भी लगाओ तो 25 से 30 करोड़ रुपए उनके एक दिन के बनते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं। तो एक ही बार में, एक ही दिन में कितने रुपए लगे उनके? 25 करोड़, 30 करोड़। ये मैं बहुत मैक्सिमम पैसा बता रहा हूँ, इतना नहीं लगता होगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी ऐप्स और ये चीज़ें। उनके सर्वर को बाद में मेंटेन करना बड़ी चीज़ें होती है, क्योंकि डाटा बढ़ जाता है, उसमें फिर एरर्स आती हैं। ठीक है, नल पॉइंटर एरर, ये फलाना ढमका, उस तरीके की एरर आती है, उनके डाटाबेस को संभालना मुश्किल हो जाता है। जो पैसा इन्वेस्ट करते रहो तो वो संभलती रहेगी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 25 से 30 करोड़ तो उन लोगों ने इन्वेस्ट करे पूरा का पूरा, और उसके बाद जो उनका खर्चा आता है 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़,
3 करोड़ 4 करोड़, क्योंकि उन्हें टेस्टिंग टीम को संभालना है और कुछ डेवलपमेंट के बंदों को संभालना है और सर्वर के जो बैकएंड के बंदे हैं उन्हें संभालना है। वो जो बनी बनाई चीज़ें हैं उन्हीं पे काम करते हैं। तो ये है भाई 25 से 30 करोड़ रुपए उनका खर्चा, और जो कमाई है उनकी पर डे की कम से कम भी मतलब 20-30 करोड़ रुपए आराम से हो जाती है। और स्पॉन्सर्स ये वो फलाना ढमका। तो जो मैंने देखी है पिछले साल की, जैसे मैंने CNBC के थ्रू उनका डाटा देखा था, पिछले साल का 2019 का जो उनका डाटा था वो रेज होके करीबन करीबन आपका 8 से 17 बिलियन के बीच में था। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, क्योंकि हम लोग करोड़ों में देखते हैं। तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और मतलब आप लगा लीजिए 8 करोड़ से 1700 करोड़, मतलब हद है यार। जितना लगाया है उसका तो कई गुना ज़्यादा पैसा है। तो ये इस तरीके से पैसे कमाते हैं। और अब ये ऐप्स कितनी हैं आप लगा लो, 59 ऐप्स हैं, 59 ऐप्स। तो करीबन करीबन अगर आप मिनिमम भी लगा लो, एक ऐप इन्हें एक साल का 800 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, 500 से 800 करोड़ रुपए भी अगर दे रही है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 59 आप खुद ही लगा लो यार। इतना तो कैलकुलेटर भी अभी नहीं दिखाएगा। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कोई नमक मिर्च नहीं, कुछ नहीं, सामान बनवाया अपना, ठीक है, फ्रेमवर्क्स आर्किटेक्चर बनवाए, उसके बाद उन्हें सर्वर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, उसमें डाटा अपने आप आ रहा है, कुछ में वो लोग भी डाल रहे हैं, इधर उधर से डाटा उठा के डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को लोग ही मेंटेन कर रहे हैं, लोग ही यूज़ कर रहे हैं, और कमाई किसकी हो रही है? चाइना वाले बाबा की। तो ये पैसा, और सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कोई आप नकद तो दे नहीं रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। पबजी भी है तो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई भी छोटी सी भी गन खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, सब कुछ ऑनलाइन है, सारा पैसा डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे यूट्यूब है या और भी कोई प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे हमारे लोग जाके भी नौकरी कर सकते हैं, पर चाइना में आप नौकरी नहीं कर सकते, वो अपने ही लोगों को वहाँ पे बैठा रहे हैं। और जो उन लोगों ने आउटसोर्सिंग भी काम किया हुआ है यहाँ पे, वो आउटसोर्सिंग काम सिर्फ डेवलपमेंट और उस डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। और वो सर्वर्स इस तरीके के हैं, उन सर्वर्स पे क्लाइंट यानी उन महाशयों का, चिंगचोंग का पूरी तरीके से हाथ है, और वो लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं। और उस पैसे को फिर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हमारे लद्दाख में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन हैं उनको मारने में, उनकी ज़मीनें हड़पने में, और मतलब देश की ही ज़मीनें हड़पने में हमारे लोगों को वो लोग मार रहे हैं। तो ये आप खुद सोच लीजिए, मैंने तो बता दिया है कि कितना पैसा लगता है और कितनी कमाई होती है। मतलब 1 रुपये लगा के ना आप 200 रुपये कमा रहे हो, और वो कैश नहीं ले रहे, ऑनलाइन ले रहे हो, डायरेक्ट जा रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये डाटा की बात हो रही है, बहुत से पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो IT लाइन के हैं नहीं, बहुत से लोग भी कह रहे हैं, पर मैं तो हूँ ना, तो मुझे पता है। अब वो डाटाबेस में ऐसा है, जब भी आप कोई ऐप करते हैं, अब भी कोई ऐप कर लेना तो परमिशन मांग लेते हैं कि अलाउ दिस ऐप टू एक्सेस टू योर गैलरी, योर फोटो, योर कैमरा, ठीक है, योर फलाना ढमका, ये वो। तो वो कुछ भी चीज़ें उठा लेंगे, आपको क्या पता लगेगा? कुछ भी नहीं। आपके फ़ोन का IP उनके द्वारा कनेक्ट है, सिस्टम का IP उनके द्वारा कनेक्ट है, वो तो झट जब चाहेंगे। 2 तरीके के डाटाबेस बेसिकली हमारे होते हैं, एक नॉन रिलेटिव डाटाबेस और एक रिलेटिव डाटाबेस। रिलेटिव यानी जिसको आप SQL और ये कहते हैं, किसी भी तरीके का डाटाबेस हो, तो चाहे वो क्लाउड के थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, उनके पास APIs होती हैं। APIs एक तरीके का मतलब डाटाबेस डालने निकालने, और इस तरीके के मतलब एक टेक्निकल भाषा में या सिंपल मैं बताऊं कि भाई एक तरीके का की टाइप होती है कि उससे वो डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उनसे वो आराम से उन्हें चलाएंगे और डाटाबेस में से कोई भी डाटा निकाल लेंगे। और वो सिर्फ निकालते ही नहीं, वो डाटा बिकता भी है। कुछ लोगों को शायद डार्क वेब के बारे में भी पता होगा, किन्होंने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो सिर्फ पढ़ना, डार्क वेब पे जाना मत, क्योंकि हम भी नहीं जाते, ठीक है। तो वो लोग डार्क वेब पे बेच देते हैं उन चीज़ों को, और उन चीज़ों की कीमतें उन्हें बहुत 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 ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है, मैं सिर्फ फ़ोन नंबर की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा डाटा है, तो मेरा उनके पास फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, और हर चीज़ होगी। तो वो अलग अलग इंडिविजुअल करके भी बेचते हैं चीज़ों को, बल्क में भी बेचते हैं। अगर वो इंडिविजुअल भी बेचे ना,
25 करोड़ लोग हैं टिकटॉक के फॉर एग्जांपल, या किसी भी ऐप के, ठीक है, इस तरीके की जो हमारी भारत सरकार कह रही है कि वो डाटा लेके जा सकते हैं, जो बिल्कुल सही है। तो 25 करोड़ लोग हैं, अगर वो 25 करोड़ लोगों के एक आदमी के अगर एक फ़ोन नंबर भी है और 1 रुपये भी वो लेना फ़ोन नंबर को, तो वो किसी को भी बेचे, किसी फ़ोन वाली कंपनी को बेचे, किसी को भी बेचे, 1 रुपये भी बेचे ना, तो 25 करोड़ रुपए वो डाटा से कमा सकते हैं। और वो एक बार नहीं, कई बार बेचेंगे उसको, डाटा को बहुत बार बेचेंगे। तो जितनी बार, और उनका क्या लग रहा है, सबसे बड़ी बात, उसमें क्या लग रहा है, डाटा बेचने में क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं। उनके पास है भाई सर्वर, आप खुद अपनी मर्जी से डाटा डाल रहे हो। तो इस तरीके से वो लोग कमाई करते हैं और आपके डाटा को इधर से उधर ले जाते हैं। तो इसीलिए होप एक छोटी सी वीडियो ये मैंने बनाई है ताकि टेक्निकली इस चीज़ को मैं समझा सकूं, और इस चीज़ में तो मुझे मतलब आना ही पड़ा, क्योंकि जब मैं खुद ही इस लाइन का हूं तो अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज काम करती है, जैसे इंडियन कंपनीज हैं और बहुत है, इतना हार्ड प्राइवेसी का सिस्टम होता है कि आप वहाँ पे खुद भी डेवलपर या कुछ है ना, तो चाह के भी इधर से उधर चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी में चीज़ें होती है। पर वहाँ पे या उनके जो एम्प्लॉयज़ मान लीजिए इंडिया में भी काम करते हैं, वो तो अपना सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम तो अपनी सिक्योरिटी वाइज काम कर रहे हैं, पर वो सिक्योरिटी आपके लिए नहीं कर रहे, वो सिक्योरिटी उनके लिए कर रहे हैं कि जो वो डाटा अपने सर्वर्स में डालते हैं वो डाटा कहीं ना जाए। पर वो इस चीज़ की तो गारंटी नहीं देते ना कि वो डाटा जब चाइना के पास जाएगा या चाइना के सर्वरों में जाएगा, उन लोगों के पास जाएगा, तो वहाँ पे सेफ रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो लोग उनके क्लाइंट है भाई, क्लाइंट जो चाहे वो करे, क्लाइंट ही तो पैसे दे रहा है उनको। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको बैन करना बहुत ज़रूरी था, बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, और मोदी जी जो भी काम करते हैं परफेक्टली ही करते हैं। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, गवर्नमेंट तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, आप लोग भी कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। और ये तो हो गई सिर्फ ऐप की बात, सिर्फ ऐप की बात ही नहीं है, जैसे डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम सामान चाइना से आता है, तो आप जानते हैं कि आप जो चाइना का सामान है उसे बाइकआउट कीजिए। पर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार इसमें कोई बढ़िया सामान नहीं मिल रहा, अभी ये चीज़ हमारे इंडिया में अभी नहीं बन रही है, बन रही है तो अभी अच्छा नहीं है, थोड़ा 1-2 साल लगेंगे उस लेवल पे आने पे। तो भाई हमारे देश के ऐसे दुश्मन जो देश हैं, उनके साथ साथ हमारे दोस्त फ्रेंडली नेशंस भी तो हैं, जैसे कोरिया है, जापान है। तो अगर वो अभी इंडिया में वो चीज़ नहीं है तो आप उन चीज़ों को वहाँ भी खरीद सकते हैं। जैसे मोबाइल्स में सैमसंग हो गया, ठीक है, मानता हूँ कि और इंडिया के भी यार लावा है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं, आईफोन हो गया, ठीक है, उनमें मानते हैं कि बहुत सी ऐसे कंपोनेंट्स और चीज़ें वो चाइना से आती हैं। पर जब आप उन चीज़ों को खरीदेंगे तो वो कंपनीज खुद भी उनमें पैसा लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी और उनमें